हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने पीओसी। ठीक है, तो ये एक नया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था आईपीएक नोमेनक्लेचर, जो फर्स्ट चैप्टर था। हम लोगों ने नेमिंग किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का विद द सम सेट्स ऑफ रूल गिवन बाय द आईपीएक। देन हम लोग जो है मूव किए स्ट्रक्चरल आइसोमरीज में, जिसमें हम लोगों ने गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला जनरेट किए थे गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो वो आइडिया हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमरीज में लगाया था। इस चैप्टर में क्या है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट कैन बी स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो सेट्स ऑफ सम टेस्ट किया जाएगा सच दैट कि उसके बारे में स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में हम लोग पता कर पाए। तो मेन मोटिव क्या है, या एक तरीके से मैं बोल दूं ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई, एक तरीके से बोल दे आइडेंटिफाई या डिटेक्ट, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ organic compound, to determine structural feature of organic compound। structural feature बोलने का मीनिंग क्या हुआ, ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल फीचर मीनिंग क्या हुआ कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, लीनियर चेन है या ब्रांच चेन है, इस तरीके से उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये सभी आइडिया इस चैप्टर के थ्रू लगाएंगे। सम सेट्स ऑफ हम लोग जो है टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट के थ्रू हम लोग करेंगे, कंसीडर करेंगे। यहाँ टेस्ट तो करने नहीं जा रहे, बट उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझते चलेंगे। यहाँ इस केस में ये टेस्ट पॉजिटिव आया, ये चीज हो सकता है, ये टेस्ट निगेटिव आया, ये चीजें नहीं हो सकती, ये ग्रुप नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये जो मतलब एक तरीके से बोला जाए किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो वो एक्सट्रैक्ट किया हो नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज हो, चाहे वो प्लांट हो जाए, एनिमल्स हो जाए, जहां से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, उसका स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में जानकारी लिया जाए, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जनरेट कर सके। एक तो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। जो है दूसरा वे हो सकता है कि अगर लैब में सिंथेसाइज कर रहा है तो उसका जो है स्ट्रक्चर पता करना। तो उसके लिए हम लोग क्या होता है कि एक कन्वेंशनल सेट्स ऑफ एक वे प्रिपेयर किया गया, सेट्स ऑफ रिएक्शन, जो कि हेल्प करेगा पता करने में कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का या गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरीके से एलिमेंट प्रेजेंट है और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चरल फीचर्स है। राइट, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है, कौन सा किस तरीके से कार्बन चेन प्रेजेंट है, ये सभी आइडिया हम लोग इस चैप्टर के थ्रू लगाएंगे। इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को जो है कंसीडर करेंगे, साथ में मैं इसका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो भी आपको विजुअलाइज कराते चलूंगा, ताकि एक क्लियर जो है आइडिया लगते चले आपको कि हाँ ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को कराने पे ये टेस्ट आपको मिल रहा है। तो ये सभी आइडिया हम लोग इस जो है चैप्टर में रखेंगे। एक चीज और मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज कि कोई भी एक अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, तो देयर मे बी 1000 डेटा और एक्सपेरिमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू establish the structure of the given organic compound. Right? 1000 facts or 1000 experimental data will be required to establish the complete structure for the given molecular formula. That may be possible, but only one data or experiment will be sufficient to discard the structural feature of the molecule. जैसे कुछ केसेस ऐसा होगा टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, जैसे आपने टेस्ट किया अल्कोहल के लिए और टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, तो इन दैट केस आप डिस्कार्ड कर सकते हो कि इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट नहीं। तो यही आइडिया लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस केस में 3 सेगमेंट में इस पार्ट को डिवाइड किया जाता है। कैसे, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, और इसी 3 को हम लोग जो है डिस्कशन में, ब्रॉड डिस्कशन में रखेंगे। 3 लिख सकते हो सेगमेंट या 3 सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। 3 सेक्शन क्या है, ध्यान से देखना। पहला बोलते हैं हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस। अब ये क्या है एलिमेंटल एनालिसिस, ये आइडिया लगाता है, एलिमेंटल एनालिसिस हम लोग आइडिया लगाते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। आपने उस तरीके के मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम किया गया होगा कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड
having 70% carbon, 30% hydrogen by the mass, find out the molecular formula of the given organic compound. तो ये बेसिक चीज है, बेसिक टेस्ट है जो कि हम लोग को पता करना पड़ेगा. एलिमेंटल एनालिसिस मींस टू फाइंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन व्हाट अमाउंट वी डू बाय द एलिमेंटल एनालिसिस. दो पार्ट होते हैं इसके भी. अगर मैं फर्स्ट सेगमेंट लेता हूं एलिमेंटल एनालिसिस, तो पहला पार्ट बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस. शायद आप इस टर्म से थोड़ा बहुत वाकिफ हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस. अब ये क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या कंसीडर किया जाता है कि हम लोग देखते हैं द टाइप ऑफ एलिमेंट्स. इस केस में हम लोग देखते हैं द टाइप्स ऑफ एलिमेंट present in given organic compound. क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या देगा, ये देगा कि कितने एलिमेंट, किस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है. उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है. ये सभी आइडिया हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस से लाएंगे. इस टेस्ट को हम लोग जो है डिस्कशन में लेटर ऑन रखेंगे, चैप्टर के एंड पार्ट में सेक्शन फर्स्ट को लेटर ऑन रखेंगे. तो ये होता है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटी हम लोग जो है डिटेक्ट करना चाह रहे हैं विच टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. तब जाके हम लोग किस पे जाते हैं, तब हम लोग मूव करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एलिमेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है, दो पार्ट हो गया. तब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब यहां से क्या आइडिया आता है आपका, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बोला कि किस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना होगा फिर मुझे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा. पहले तो इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा और उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो. ठीक है, जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट में किया हुआ है. अब इसको सीखेंगे हम, जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस्टेब्लिश किया जाएगा गिवन दैट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स दे हैव गिवन फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यहां के केस क्या होता है, क्वांटिटिव, नेम ही आ रहा है क्वांटिटी, राइट, नेम ही आ रहा है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट. यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ each element present in given organic compound. आप करते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हो, आप फाइंड आउट करते हो कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट्स के परसेंटेज कितने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से. तब जाके अगर परसेंटेज दे दिया तब जाके आप एम्पेरिकल फार्मूला पे रीच कर सकते हो. उसके बाद एक और स्टेप होता है जो आप डिटेक्ट करने का काम करते हो. नेक्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूलर फार्मूला जाते हो. उसके लिए वेपर डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हो. लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि जो है आपने शायद मोल कॉन्सेप्ट में देखा भी होगा कि किस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पे पहुंचा जा सकता है. ठीक है, तो ये तो रहा फर्स्ट सेगमेंट 2 की हम लोग का एलिमेंटल एनालिसिस है. नेक्स्ट सेकेंड सेगमेंट होगा. अच्छा, यहां से इसके हेल्प से क्या मिलेगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है. उससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हो. लेकिन उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके लिए हम लोग फर्दर स्टेप फॉलो करेंगे. फर्दर स्टेप कैसे फॉलो किया जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखना आप, इसको बोलते हैं स्केलेटन डिटर्मिनेशन. ठीक है, डिटर्मिनेशन. ठीक है, स्केलेटन डिटर्मिनेशन मींस अब देखो कि क्या है कि हम लोग का मेन फोकस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके है. और मैंने पहले ही बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप क्या देखोगे, एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और एक फंक्शनल. तो जब स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन आता है, मतलब मेन पार्ट स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का यहां से स्टार्ट हो रहा है. मैंने यहां से पूरी इसकी हिस्ट्री बताई कि कैसे एक अननोन कंपाउंड से आप गिवन कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फीचर पे पहुंचोगे. इसका मैं आइडिया देना चाह रहा हूं. तो स्केलेटन डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, किस तरीके से, ये फोकस है कि हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, वो किस तरीके से चेन प्रेजेंट है, लीनियर चेन प्रेजेंट है, ब्रांच चेन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड. ये आइडिया हम लोग स्केलेटन डिटर्मिनेशन में लगाते हैं. मींस बेसिकली द फोकस विल बी और हाइड्रोकार्बन. तो इसके भी कई सारे पार्ट आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप प्रीवियस आइसोमरीज का लेक्चर देखा होगा या आईपीएक नोमेनक्लेचर में देखा होगा, ये हमारा आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट. ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, DU बोल सकते हो या DB बोल सकते हो. ठीक है, अच्छा, इसके हेल्प से आप क्या करोगे,
ये अगर पता चल जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो ये पता कर सकते हो। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको आपको कैलकुलेट करने के लिए लैब में नहीं जाना पड़ेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबी क्या करना होगा, इससे क्या आइडिया आएगा कि नंबर ऑफ रिंग आर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको इस बारे में, या ड्यू बोल दो, इस बारे में आइडिया देगा कि कितने पॉसिबल रिंग या पाई बॉन्ड हो सकते हैं। मैं ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूं कि हाँ उसके अंदर रिंग ही प्रेजेंट है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, बट ये आइडिया लगाया जा सकता है कि चलो ठीक है, इसके अंदर या तो रिंग की पॉसिबिलिटीज हो सकती है या पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दोनों की पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ये चीज तो हम लोग ले रहे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू में यही चीज सीखा कि अगर एक ड्यू आ गया तो डबल बॉन्ड हो सकता है, ये हम लोग देखेंगे, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकता है। अब कैसे पता किया जाएगा कि उसके अंदर रिंग ही प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो सेकेंड जाता है दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये शायद आपने टर्म सुना भी होगा 10th में, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देखेंगे हम लोग। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या बताता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इस केस में क्या आइडिया लगेगा। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप पता करते हो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, आपने इस केस से पता किया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है और रिंग कितने प्रेजेंट हो सकते हैं। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट है। ये आइडिया किससे लगेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देखेंगे इसको हम लोग वन बाई वन। अभी जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हम लोग को कवर करनी है थ्रू आउट दिस चैप्टर। सी की बात कर ले, अच्छा और कुछ है इसमें, बिल्कुल है, ये हम लोग बोलते हैं दैट इज मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। ये किसके बारे में आइडिया देता है, तो ये आइडिया देता है कि नेचर ऑफ या टाइप्स ऑफ कार्बन एंड आर हाइड्रोजन, ऐसे भी बोल सकते हो, बिकॉज अगर कार्बन के बारे में आइडिया लग गया तो उससे अटैच हाइड्रोजन के बारे में आइडिया लग जाएगा। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। टाइप्स ऑफ कार्बन आर हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको मोनोक्लोरिनेशन का आइडिया आ जाएगा। सही है। डी हम लोग का पार्ट आता है दैट इज ओजोनोलिसिस। ये सभी कुछ रिएक्शंस हैं, ये तीनों रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन, मोनोक्लोरिनेशन, ओजोनोलिसिस। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। मैं प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप इस केस में प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओजोनोलिसिस क्या बताता है कि द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो कहां पे प्रेजेंट है, 1,2 पोजीशन या 2,3 कहां पे प्रेजेंट है, ये आइडिया आपको ओजोनोलिसिस से लगता है। तो ये सेकेंड सेगमेंट है। सेकेंड सेगमेंट के भी ये मल्टीपल सेगमेंट आएंगे, जिससे कि हम लोग किसके बारे में, तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है ना, इसके बारे में आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये हाइड्रोकार्बन का जो चेन है इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, कितने कार्बन एटम है, ठीक है। ये तो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप इस आइडिया से, अगर मैं बोलूं यहां से आप किसके बारे में आइडिया लगा रहे हो, यहां से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में आइडिया लगा रहे हो। लेकिन जो अदर सेगमेंट है थर्ड, जो कि स्केलेटन डिटर्मिनेशन है, इसमें आप हाइड्रोकार्बन ग्रुप के बारे में लगा रहे हो कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा। और यहाँ से जो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, यहाँ से आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया लगाओगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही हम लोग लैब में भी करोगे, जो 11th का जो लैब होगा, 12th का लैब होगा, उसमें आप यही लैब में करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये लैब में क्या करते हो कि आप डिटरमाइन करते हो कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। आप क्या डिटरमाइन करते हो, ठीक है, टू डिटरमाइन, ऐसा लिखा जा सकता है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप present in given organic compound, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है।
ये दोनों आइडिया आएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आप जनरेट करना चाह रहे हैं। ये जो सभी चीजें हैं ये आपको हेल्प करने जा रही है कि गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे आप कैसे पहुंचो। करेक्ट ना? तो हम लोग का केस ये था कि हाँ जो है अगर कंपाउंड दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका अगर हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो वहां से हम लोग के बारे में मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला जनरेट होगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम लोग पहुंच सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। ठीक है, हम लोग पहुंच सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। इसके लिए भी आपको सेट्स ऑफ सम एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वेट वगैरह जो भी है वहां पे करोगे। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे पहुंचने के लिए जो ये चैप्टर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन हम लोग लेटर ऑन जाएंगे एलिमेंटल एनालिसिस में। दोनों देखते हैं उसमें जो है दोनों हम लोग डिस्कशन में रखेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर मूल कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो तो हमारे लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते चलेंगे और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर होने जा रहा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है। शायद इस बार आप जो है कलर, कंपाउंड के अंदर क्या क्या कलर हो सकते हैं ये भी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और लैब में जब आप करोगे तो इसका तो अलग ही जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हम लोग थ्रू द लैब जो है उसको जो है कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो है गिवन रिएक्शंस को, तो और इंटरेस्टिंग बनने हो सकता है। जो है आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे हमारा प्रोग्राम जो है, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ही हम लोग लैब स्टार्ट कर सकते हैं। जो है साइड बाय साइड हम लोग लैब के थ्रू इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे। बट ये थोड़ा सा एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये सभी कन्वेंशनल मेथड है, राइट। कन्वेंशनल बोलने का मीनिंग जो है ये यूज किया जाता था, एक लॉन्ग प्रोसेस है कि आप जो है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे जनरेट करोगे, एक बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर गिवन ये केस है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे अगर आप डिटरमाइन करना चाह रहे हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आज के डेट में वो बहुत ही चीजें आसान है। क्या करना होगा कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, वेल स्टेब्लिश इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? जिसको हम लोग बोलते हैं एनएमआर। अराउंड 5 करोड़ में ये जो है स्टेब्लिश होता है, एवरी आईआईटी के पास में होगा। मोस्ट ऑफ द आईआईटी जो है एनएमआर डेटा रखता है। वो क्या करते हैं, हम लोग विद इन, जैसे लैब में हम लोग ने प्रिपेयर किया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और प्रिपेयर करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग पास कर देते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। वो क्या करता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है विद इन कुछ फ्यू मिनट्स वो जनरेट करके हम लोग को दे देता है। बट दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस। थोड़ा सा इसमें जो रिएक्शंस है उसको समझना पड़ेगा। वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा ना एवरी टाइम तो अवेलेबल नहीं रहेगा। और खासकर जब हम लोग हायर सेकेंडरी में बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें सीख कर अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें और ज़्यादा आसान होगी। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। पहले हम लोग जाते हैं स्केलेटन डिटर्मिनेशन में। शायद ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बट इस पर भी एक बार जो है दोबारा डिस्कशन रखेंगे, इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे, देन सभी रिएक्शंस को समझेंगे और कैसे इसका जो है मेन सिग्निफिकेंस क्या है ये आइडिया लगाएंगे। लास्ट में हम लोग एंड करेंगे इसको, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, और लास्ट में जो ये सेगमेंट है दैट इज फर्स्ट वन जो कि एलिमेंटल एनालिसिस है, उस पर हम लोग डिस्कशन रखेंगे। तो हम लोग जो है इसका जो सेगमेंट था स्केलेटन डिटर्मिनेशन, उसी के पार्ट को समझते चलते हैं। स्केलेटन डिटर्मिनेशन, इस पार्ट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इस केस में क्या है, स्केलेटन डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कवर किया गया है, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप बोलते थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, अनसैचुरेशन, और इसी को हम लोग बोलते थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते थे आर कॉल्ड एज, इसी को हम लोग बोलते थे हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, यानी कि HD। सभी सेम चीज को ही दिखाता है। क्या दिखाते हैं, मीनिंग आप जो है डिफिनीशन इसको पहले मेंशन कर देते हैं, देन इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। और पहले भी इसको डिटेल किया जा चुका है आईपैक नोमेनक्लेचर में। डिफिनीशन क्या जाता है कि द डिफिशियंसी ऑफ वन, जो ड्यू होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, deficiency of 2 hydrogen atom with respect to 2 hydrogen atoms with respect to saturated
असाइक्लिक सिस्टम, सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू 1 ड्यू, इक्विवेलेंट टू 1 ड्यू, 1 डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मतलब अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम है, उसके रिस्पेक्ट में इसमें कितना हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है वो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मैं सिंपल सा आपके पास एग्जांपल रखता हूं, ठीक है, पहले भी ये एग्जांपल मेंशन किया गया है, ये रहा इथेन। अच्छा, अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दूं, एक हाइड्रोजन यहां से और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दूं, तो कोई बोले कि व्हाट विल बी द ड्यू फॉर दिस कंपाउंड, तो 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है किसके रिस्पेक्ट में, फुली सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम के रिस्पेक्ट में, फुली सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या है कि 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही होगा ना, जो है C2 क्या हो जाएगा S6, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H4। तो 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, तो इसका बोला जाएगा ड्यू इक्वल टू 1। करेक्ट। फर्दर हो सकता है कि आप जो है 2 हाइड्रोजन फर्दर इससे रिमूव किया, और इन दैट केस ये जो फॉर्मूला है SC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इस केस में इसका ड्यू आ गया 2। इसका फॉर्मूला क्या हो गया C2H2। देख लो इसके रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, 4 हाइड्रोजन एटम की, और जो 4 हाइड्रोजन एटम की डिफिशियंसी है तो किसके इक्विवेलेंट होगा, 2K होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, हम लोग जो है कंसीडर करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप चाहो तो ले सकते हो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप 2 हाइड्रोजन निकाल के इस तरीके से कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे कंसीडर कर लो, CH3, या तो आप चाहो तो 2 हाइड्रोजन निकाल के इसको साइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, लाइक दिस। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस कंपाउंड की जो पार्टिकुलर डिफिशियंसी है 2 हाइड्रोजन का है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जाएगा, तो C3H6 जाएगा, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 जाएगा। फर्दर अगर आप 2 हाइड्रोजन निकालते हो तो ऐसा केस हो सकता है, या तो आप ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दो, और या तो जो है 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हो, और ऐसा केस कंसीडर कर सकते हो CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसा भी केस कंसीडर कर सकते हो, यही पॉसिबल है। या तो अगर चाहो तो इसमें से अगर 2 हाइड्रोजन निकालते हो, एक पाई बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आ गया। यानी कि ये केस है कि इसका जस्ट जो रिवर्स है ना, वो हम लोग फॉलो करना चाह रहे हैं, वो हम लोग फॉलो करना चाह रहे हैं कि अगर ड्यू 1 रहा तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकता है डबल बॉन्ड का या रिंग का, ड्यू 2 रहा तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज 2 डबल बॉन्ड का हो सकता है, या डबल बॉन्ड रिंग का हो सकता है, या 2 रिंग का हो सकता है। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज के थ्रू हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि गिवन मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलकुलेशन इसका हम लोगों ने कैसे किया था। कैलकुलेशन जस्ट रिवीजन मैं देना चाहूंगा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो मैंने बोला 3 पार्ट है इसके। 3 पार्ट कैसे, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, देन ड्यू का फॉर्मूला क्या जाता है, ड्यू इक्वल टू 2C+2 माइनस H माइनस X प्लस डिवाइड बाई 2। बहुत लोग का डाउट था कि सर इसमें ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन और हेलोजन मोनोवैलेंट एटम, और ये ट्राईवैलेंट एटम है। तो मोनोवैलेंट के केस में क्या होगा, अगर मोनोवैलेंट एटम जुड़ता है तो इन दैट केस क्या होगा कि जितना करस्पॉन्डिंग, इसमें क्या है कि हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो अब इसलिए जब मोनोवैलेंट होगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट ना। डिफिशियंसी नहीं क्रिएट करने जा रहा है जब मोनोवैलेंट ऐड किया जाएगा। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात करें तो ट्राईवैलेंट है, अगर ट्राईवैलेंट है तो इन दैट केस हम लोग उसको ऐड करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होगा कि नाइट्रोजन अगर एक हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रोजन आप लगाते हो, बदले में 2 हाइड्रोजन मिलेगा। तो इस दैट सिनारियो क्या बोला जाता है कि ट्राईवैलेंट एटम को हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो मोनोवैलेंट माइनस होगा ट्राईवैलेंट। ऑक्सीजन एंड सल्फर जो कि डाईवैलेंट एटम है, नॉट कंसीडर फॉर द, नॉट कंसीडर। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो समझ जाओगे कि इसको क्यों कंसीडर नहीं किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये डाईवैलेंट है, दीज आर द डाईवैलेंट। क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग का आता है ना, 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी इक्विवेलेंट टू 1 ड्यू, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और सल्फर डिफिशियंसी नहीं क्रिएट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया तो ऑलरेडी वो काउंट हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया तो ऑलरेडी वो जो है फॉर्मूला में आपके काउंटेड हो जाएगा। इस बात को समझना। तो जो है नॉट कंसीडर फॉर ड्यू कैलकुलेशन,
ड्यू कैलकुलेशन। तो अगर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, तो आप क्या करते हो ड्यू कैलकुलेट करने के लिए 2C+2 नंबर ऑफ कार्बन एटम आप जो है काउंट किए उसको यहाँ पर रख दिया -H - X + N। H हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X हो गया नंबर ऑफ हेलोजन एटम और N हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। दैट्स ऑल। तो यहाँ से ड्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और यही एक लिंक करने का काम करेगा कि गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे कैसा पहुंचा जाए। तो ये सबसे बेसिक चीज है जिसके लिए हम लोग को लैब में जाने की जरूरत नहीं है। ड्यू कैलकुलेट करने के लिए लैब में जाने की जरूरत नहीं। सिंपली आप क्या करोगे, ड्यू 0 आया तो बोल सकते हो, मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि देयर इज नो पाई बॉन्ड। तो उस सिग्निफिकेंस को समझते हैं हम लोग कैसे कंसीडर किया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये केस हो गया। जैसे मैं कुछ इसमें एग्जांपल कंसीडर कराते चलता हूँ, आप ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे C6H12 दिया हुआ है तो क्या होगा, तो जो है इसको अगर आप फॉर्मूले में रखते हो तो 6 × 2 12, 12 + 2 14, 14 - 12/2 दैट विल गिव 1। सिमिलरली आप देखो तो C6H12O6 ऐसा कुछ केस दे दिया है। अब इन दैट केस क्या होगा, वंस अगेन सेम फॉर्मूला 14 - 12, ऑक्सीजन तो कंसीडर होगा नहीं, इसका भी T1 है। उसी तरीके से और भी कई सारे केसेस ले सकते हो। मान लो C6H6 लिया, कितना आ जाएगा C6H6 के लिए ड्यू, तो 6 × 2 12 + 2 14, 14 - 6 / 2 दैट विल गिव हाउ मच, दैट विल बी 4। तो ये सिंपल सा फंडा जाता है कि जब आपको कैलकुलेट करना हो ड्यू फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, तो ये वाला जो हम लोग का इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इसको आप यूज कर लो। दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है कि सर ये सब का ऑक्सीजन सल्फर, ये मैं बोल ही रहा हूँ कि डाइवैलेंट एटम है उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जब आ रहा है आंसर आ रहा है तो फिर इन दैट केस क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आप जाओ कि इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। सेकंड जो है आता है कि इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। वैसे तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे जा रहे हैं, बट अगर कैलकुलेट करना हो इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, तब आप क्या करते हो, सिंपली आप काउंट कर लेते हो D = नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यही करते हो ना, क्योंकि एक रिंग 1 ड्यू के बराबर, एक पाई बॉन्ड 1 ड्यू के बराबर। तो अब इसलिए क्या करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लिया और नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लिया, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। जैसे ये केस कंसीडर करो, बेंजीन रिंग। अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, 2 डायमेंशन अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब इन दैट केस आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब केस क्या है इसमें, अगर आप काउंट करो पाई बॉन्ड कितने 3, रिंग कितना है 1, तो ड्यू क्या हो जाएगा इस केस में 4 हो जाएगा। सिंपल सा केस है। ऐसे बहुत सारे केस, जैसे ये ले लो आप, कितना बता सकते हो इसका ड्यू कितना होगा, 2 पाई बॉन्ड यानी ड्यू = 2। इसकी बात करते हैं लाइक दिस, यहाँ पे रिंग मैंने अटैच करा दिया। ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर कराए गए, प्रैक्टिस कराए गए। तो एक रिंग है कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, ड्यू = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। करेक्ट ना। वैसे ही सिमिलरली अगर बात किया जाए, इफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज गिवन, और जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, फिर इन दैट केस वही सेम बिल्कुल। इसमें क्या है कि आप रिंग नहीं काउंट कर पाते हो कि हाउ मेनी रिंग आर प्रेजेंट। जैसे हम लोगों ने क्यूबेन का एग्जांपल लिया था, तो उसमें हम लोग अनेबल है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिंग कितने, क्योंकि कई सारे रिंग आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो इस वजह से एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिंग कितने प्रेजेंट है ये आप नहीं काउंट कर पाओगे। तब इन दैट केस क्या करते हो कि मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड should break to convert। ये आप जो आइडिया लगा सकते हो, या ये हो सकता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो फिर इसको यूज करो। दोनों मेथड है, अगर स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो और इसको यूज कर लो। अदरवाइज नंबर ऑफ बॉन्ड्स शुड बी ब्रेक टू कन्वर्ट इट टू कंप्लीटली सैचुरेटेड। वही तो आया था, वही तो रेफरेंस पॉइंट है, कंप्लीटली सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट करना होता, सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यही उसके ड्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा। C8H8 जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो C8H8 जाएगा 8 × 16, 18 - 8 / 2, 10/2 5। क्यों इतनी मेहनत करना, बॉन्ड क्यों ब्रेक करने जाओगे, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने आता है ना स्ट्रक्चर से, बस हो गया काम खत्म हुआ। ठीक है,
तो ये चीजें हैं, कैलकुलेशन पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो इससे बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। बट इसका जो मेजर पार्ट है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू या डीवी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इसी सिग्निफिकेंस को हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे आपने मॉलिक्यूलर के क्या है कि आप इसको लिंक करना चाह रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे मैं पहुंचूं, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप ड्यू का हेल्प ले रहे हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का हेल्प ले रहे हो। ये आपको हेल्प कर रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे पहुंचने पे। तो इन दैट सिनारियो क्या किया आपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है वो कहां से आएगा, एलिमेंटल एनालिसिस से। अब उसके बाद आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे पहुंचने चाह रहे हो, तो फर्स्ट जो लिंकेज का काम करेगा वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं कि आपके हाथ में क्या है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ था और आपने ड्यू कैलकुलेट किया 0 है, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि द कंपाउंड नो डबल बॉन्ड, कंपाउंड हैव नो डबल बॉन्ड आर रिंग। इसके अंदर नाइदर डबल बॉन्ड होगा नॉर रिंग होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आता है। ड्यू 1 आ गया, जैसे अज्यूम करो ड्यू 1 हुआ, तो इन दैट केस क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड हो जाए, 1 पाई बॉन्ड हो जाए, या हो सकता है इसके अंदर 1 रिंग की पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबल है, बिकॉज 1 पाई बॉन्ड 1 ड्यू के इक्विवेलेंट, 1 रिंग 1 ड्यू के इक्विवेलेंट, तो ये दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। अच्छा, ड्यू इक्वल टू 2 में क्या हो जाए, तो हो सकता है ये भी देखते चले, तो हो सकता है कि 2 पाई बॉन्ड हो। 2 पाई बॉन्ड में भी अलग अलग केस हो सकता है, या तो इसके अंदर हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड हो जाए, या हो सकता है 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रिंग प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड है, उसके लिए जो अदर जो हम लोग का टेस्ट है ना, जैसे कि हम लोग ने किया कि करा रहे हैं, उसमें हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, हम लोग उसमें हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, मेनली हाइड्रोजनेशन से पता चल जाएगा कि रिंग है या डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में भी कौन सा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या 2 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इन दैट केस आइडिया लगाना मींस ये पाई पता चल जाएगा। आगे के जो भी टेस्ट है वो धीरे धीरे हम लोग जो है एक तरीके से उसको पता लगाते रहेंगे, मतलब इससे आइडिया लगेगा। ड्यू इक्वल टू 2 मींस 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या तो 2 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड। उसके अलावा क्या हो सकता है, रिंग की पॉसिबिलिटीज है, तो 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पॉसिबल केस है। या इसके अलावा आप बोल सकते हो 2 रिंग हो सकता है। ऐसे आप बहुत सारे ये केसेस बन के आ सकते हैं। यानी क्या करो कि जो भी आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, यहां से कुछ स्ट्रक्चर आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, हाँ दिस आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब उसमें भी ये पता करने के लिए, हाँ ठीक है, ये स्ट्रक्चर से कौन से स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड किया जाएगा, उसके लिए अदर जो टेस्ट है उसको आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट ड्यू इक्वल टू 3 के केस में भी देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, ये सभी पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल सभी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये वन ऑफ दैट हो सकता है कि स्ट्रक्चर हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर की जो पॉसिबिलिटीज है, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये आइडिया हम लोग को ड्यू से लगेगा। ड्यू इक्वल टू 3 मींस 3 पाई बॉन्ड। अब 3 पाई बॉन्ड में हो सकता है क्या, कैसे केस बन सकता है कि तीनों के तीनों डबल बॉन्ड हो, या ऐसा हो सकता है कि 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। उसके अलावा अगर मैं कंसीडर करूं तो जो है 2 पाई बॉन्ड और 1 रिंग हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड 1 रिंग हो सकता है। अब इसमें भी बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड रिंग के साथ 1 रिंग के साथ में जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, या तो डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या 1 रिंग के साथ में 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये पॉसिबल केस हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, 2 रिंग हो जाए और 1 पाई बॉन्ड हो जाए, और क्या हो सकता है 3 रिंग हो जाए, ये भी पॉसिबल है। ये जो नंबर ऑफ रिंग हो 3 हो, तो इससे आइडिया लग पा रहा है जो गिवन कंपाउंड है उसके, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, जैसे C6H6 के लिए 4 आ गया, तो इन दैट केस हम लोग बहुत सारे आइडिया लगा सकते हैं। 4 के अंदर में बहुत सारे आइडिया आएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लगाया C6H12 आया, 1 आया, यानी या तो उसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकता है या रिंग हो सकता है। और उसके आगे अब कैसे आइडिया लगाया जाएगा वो हम लोग करेंगे 1 बाय 1। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का हेल्प ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी अगर ये नहीं पता चल पाया कि कहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर आप आगे के लिए ओजोनोलिसिस के लिए जाओगे। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टेज बाय स्टेज इसको डिस्कशन में रखते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का है, जिसमें हम लोग जो है इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। अगर ड्यू 0 हुआ तो इसके अंदर पाई बॉन्ड रिंग नहीं प्रेजेंट है, ड्यू 1 यानी कि 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, ड्यू इक्वल टू 2 में ये केसेस बन के आएंगे और ड्यू इक्वल टू 3 में ये पॉसिबल केसेस बन के आएंगे। इससे ज्यादा केसेस आपके सामने नहीं दिखेंगे। यानी आप एक तरीके से पूरा जो डेटा सेट्स है उसको रिड्यूस कर दिया अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ ड्यू। तो ये हेल्प करता है आपको स्ट्रक्चरल फीचर जानने में
फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने बोला ना ड्यू क्या करेगा, लिंक करने का काम करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे पहुंचने। तो हम लोग जो है क्या किए, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू कंसीडर किए, एक बार मेंशन करते चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू। इससे क्या आइडिया लग रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर रिंग प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में आइडिया लगा सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। बट अगर ये आइडिया लगाना हो आपको कि कितने रिंग है और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तब इन दैट केस क्या करोगे, सेपरेटली अगर आइडिया लगाना हो कि चलो ठीक है रिंग प्रेजेंट हो सकता है, दोनों पॉसिबल आप बोल रहे हो ना कि ड्यू से, या तो पाई बॉन्ड हो सकता है या रिंग हो सकता है। बट इस आइडिया पे कहां पहुंचे कि कितने पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने रिंग हो सकते हैं, ये आइडिया नहीं लगा ना। उसी के लिए जो नेक्स्ट जो हम लोग का जाता है पार्ट, दैट इज कैटालिटिक, यही हम लोग का पार्ट जाता है, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अब होता क्या है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। होता क्या है कि अगर आपने लिया कोई भी नॉर्मल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और इसको आप ट्रीट कर रहे हो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन या H2 गैस, और इसके साथ साथ में आप कैटलिस्ट की तरह लेते हो, निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है। कैटलिस्ट वो होता है कि जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, राइट, एक तरीके से रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे भी वही यूज किया जाता है। अदरवाइज अगर केवल आप हाइड्रोजन दे दोगे तो महीनों भर ये रिएक्शन होता रहेगा हाइड्रोजनेशन। इसके लिए हम लोग निकेल यूज करते हैं, प्लेटिनम यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, डबल बॉन्ड के लॉन्ग हाइड्रोजन का एडिशन देख सकते हैं, डबल बॉन्ड जाके इसके लॉन्ग जुड़ गया, ये जुड़ गया, तो यहाँ पे CH2 था ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन मैकेनिज्म हम लोग लेटर ऑन कवर करेंगे, हम लोग जब 12th में रहेंगे तो वहां पे हम लोग इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को डिटेल करेंगे। अभी जस्ट एक फ्यू रिएक्शंस है, उसको जस्ट आइडिया लगाते चलते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो इन दैट केस इस तरीके से हाइड्रोजनेशन कर देगा। तो जो इसका रोल है ना, कैटलिस्ट जो है हमारा यहाँ पे केस क्या है, निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है या पैलेडियम हो सकता है, इस तरीके से, करेक्ट ना। ऐसे ही अगर आप लेते हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और आपने हाइड्रोजनेशन कराया, फिर इन दैट केस क्या होगा, निकेल ले सकते हो, प्लेटियम या पैलेडियम ले सकते हो। जनरली निकेल यूज किया जाता है, रेने निकल एक वर्ड यूज किया जाता है, बाद में देखेंगे रेने निकल क्या, तो उसको यूज किया जाता है फॉर हाइड्रोजनेशन पर्पज के लिए। ये थोड़ा कॉस्टली मेटल्स है, तो जनरली निकल प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ पे केस क्या है, तो कई जगहों पे आपने 10th के टेक्स्ट बुक में देखा होगा, राइट, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये केस था, CH3 इसको क्या करेगा, CH2 CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो जितने बॉन्ड है उसको आपने ब्रेक किया, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे रिएक्शन में ब्रेक नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ से जो डबल बॉन्ड जितने भी है ना, सभी के सभी हाइड्रोजनेशन में चले गए। ऐसा नहीं हुआ कि ये एल्कीन पे जाके रुक गया, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि ये जो है पहले ये बनाया रिएक्शन में होगा, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग स्टॉप करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है विथ दिस स्पेसिफिक रिएजेंट। इसके साथ में अगर रिएक्शन कराना चाह रहे हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, ये तुरंत इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये चीज आप ध्यान में रखना, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट यहाँ इस तरीके से होगा। तो ये यूज किया जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग किस तरीके क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्या इससे क्या आइडिया लगेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में क्या आइडिया लगेगा। आपने ड्यू कैलकुलेट किया, जस्ट एज्यूम आपने ड्यू कैलकुलेट किया, अब होगा क्या कि ड्यू आपने कैलकुलेट किया 1, जस्ट एज्यूम करो 1 कैलकुलेट किया। अब ड्यू 1 आने पे क्या पॉसिबल है, या तो उसके अंदर 1 रिंग हो सकता है या 1 पाई बॉन्ड हो सकता है। अब कराया क्या आपने, नेक्स्ट स्टेज पे गए, ड्यू कैलकुलेट करने के बाद बोले कि ड्यू 1 है, इसके अंदर रिंग भी पॉसिबल है और डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है। आपने क्या बोला, चलो ठीक है इसको हाइड्रोजनेशन कराते हैं। अब होगा क्या, इससे कैसे आइडिया लगेगा कि जो है कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो हाइड्रोजनेशन कराने पे क्या आएगा, या तो वो हाइड्रोजन उसमें कंज्यूम हुआ होगा, आप कैसे मेजर करोगे कि एक वेसल के अंदर आपने मटेरियल रखा हुआ है, जो भी एल्कीन था या जो भी कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको रखा हुआ है, उस पे क्या है मेटल का जो ये जो है कैटलिस्ट है उसको रखा गया है, हाइड्रोजन गैस आपने मेजर्ड हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है। अब होगा क्या कि अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो इन दैट केस क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ना चेंबर के अंदर, वो तो कम हो जाएगा ना, हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी है इन द चेंबर या जिसमें वेसल में आपने रखा हुआ है वो तो कम हो जाएगा। तो अगर कम हो रहा है तो यानी कि रिएक्शन अकर हो रहा है,
और कितना कम हो रहा है उससे आइडिया लग जाएगा। अगर आपने 1 मोल लिया हुआ है और इसको 1 मोल के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो उससे आइडिया लग जाएगा। तो यही है, मतलब अगर 2 मोल रिएक्ट कर गया तो यानी ट्रिपल बॉन्ड है, 1 मोल रिएक्ट कर गया तो यानी कि डबल बॉन्ड है। अगर रिएक्शन में ही नहीं गया तो यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। तो यहां से सिग्निफिकेंस क्या मिलता है आपका, ये बताता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये कैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे आपके पास एक कंसीडर करना, आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप मतलब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है, आपको नहीं पता है कि ये स्ट्रक्चर है या ये स्ट्रक्चर है। आपने बोला कि चलो ड्यू तो दोनों का सेम हो गया, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C3H6 था। अब C3H6 से आपने 2 प्रेडिक्ट किया कि 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, आइदर ये ओपन चेन हो सकता है या ये रिंग चेन हो सकता है। अब इसमें ओपन चेन होगा या रिंग चेन होगा, ये कैसे आइडिया लगाओगे। आपने किया कि चलो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराते हैं, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, अगर ये वाला चेन होगा तो क्या देखोगे आप कि ये इसको कन्वर्ट कर दे रहा है CH3 CH2 CH3, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ होगा। अगर 1 मोल में इसको लिया रहूंगा तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ होगा, अगर ये 1 मोल रहा होगा तो यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अच्छा, अगर मैं इसको हाइड्रोजनेशन कराता हूं इस पे तो कुछ होगा क्या, ये तो रिएक्शन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हो रहा है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या देखोगे, नो रिएक्शन। यानी जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा चेंबर के अंदर, हाइड्रोजन के जो कंसंट्रेशन बोल दो या हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम बोल दो, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इफ देयर इज नो चेंज तो मैं बोलूंगा कि जो है रिंग है। अगर चेंज हो रहा है तो यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि एक तो आइडिया लग रहा है ना, आपने ड्यू से ये बस आइडिया लगाया कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजनेशन कराने के बाद आप कंफर्म हो जा रहे हो कि अगर ये रिएक्शन में गया तो ये हो सकता है, अगर रिएक्शन में नहीं गया तो ये हो सकता है। करेक्ट ना। कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे और कुछ नहीं है हाइड्रोजनेशन में, और तो इसका मैकेनिज्म डिस्कशन में आएगा, लेकिन जो है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन जाएगा। इसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो थोड़े बहुत हम लोग जो है डिस्कशन में रखेंगे। तो ये तो रहा सिग्निफिकेंस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ये आपको हेल्प कर रहा है टू डिफरेंशिएट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या रिंग प्रेजेंट है, इसमें डिफरेंशिएशन आप इसके जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसको बोल दो आप, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसके हेल्प से आप पता कर पा रहे हो कि करेस्पॉन्डिंग जो है रिंग या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, कुछ नोट्स आप मेंशन करते चलना, और तो इस कुछ रिएक्शंस में है नहीं करने के लिए, कुछ नोट्स आप मेंशन करते चलना। क्या है नोट कि यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप, रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप एट any intermediate stage, cannot be stopped at any intermediate stage। इसका मीनिंग क्या होगा, इस बहुत सिंपल सा केस है, जैसे मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप चाह रहे हो कि जो है C∼CH है और इसको हाइड्रोजनेशन कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम प्लेटिनम, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये हाइड्रोजनेशन होगा चाहे आप कितना भी मोल्स यूज कर रहे हो, या यहाँ पे इसको स्टॉप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप चाहें कि यहाँ पे एल्कीन बना दे, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, तुरंत हाइड्रोजनेशन में जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो अगर इसमें चाहे कि इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे बनाया जा सके या एक्सट्रैक्ट किया जा सके रिएक्शन मिक्सचर से, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट सेपरेट दिस पार्ट, वी कैन नॉट सेपरेट, ये इसको सेपरेट नहीं कर सकते। फाइनली ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। सेकेंड एक और नोट्स है, क्या है कि जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन या आप बोल सकते हो एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक मींस अभी के लिए हम लोग बेंजीन ही कंसीडर करते हैं। बेंजीन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजनेशन, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजनेशन एट रूम टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पाई बॉन्ड है ना इसका बहुत हाईली स्टेबलाइज है एरोमेटिसिटी की वजह से।
हम लोग रीजन अभी के लिए रख रहे हैं, बट डिटेल एरोमेटिक को मेंशन करने के बाद ही होगा कि पाई बॉन्ड इतना स्टेबलाइज क्यों है। तो जो रिंग का पाई बॉन्ड है ना, इस एरोमेटिक सिस्टम का जो पाई बॉन्ड है, इसका जो नेचर है ना, वो जो नॉर्मल डबल बॉन्ड है ना, उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफर करता है रिएक्शन के पार्ट से। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि बेंजीन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजनेशन एट रूम टेम्परेचर, बट इट अकर एट, वैसा लिख सकते हो, बट इट अंडरगो एट हाइयर टेम्परेचर पे हो जाएगा ये रिएक्शन। मीनिंग, बोलने का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इसको ट्रीट करते हो दो कंडीशन पे, आप इसको हाइड्रोजनेशन कराना चाह रहे हो इस तरीके से, आप इसको हाइड्रोजनेशन कराए एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोजन ट्रीट किया, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम ये आपने ट्रीट किया एट रूम टेम्परेचर, आरटी में लिख रहा हूं एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, तो इन दैट केस क्या देखोगे, नो रिएक्शन, ठीक है, इन दैट केस देयर विल बी नो रिएक्शन। बट इसी को रिएजेंट को मैं प्रोवाइड करता हूं एट हाई टेम्परेचर पे, प्लेटिनम पैलेडियम, ये थोड़ा सा डबल बॉन्ड स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से, ये आप मेंशन करा देता हूं मैं। अगर ये आप 100 to 150 डिग्री सेल्सियस लेते हो, इन दैट केस ए भी जो है, जो भी डबल बॉन्ड है, इसके अलावा हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब देख सकते हो कि जब ये रिस्ट्रक्चर रहा होगा ना, तो 3 हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ, यानी कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे जब ये केस क्या है बेंजीन के केस में, कि हाइड्रोजनेशन एट रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, बट हाई टेम्परेचर पे हम लोग हाइड्रोजनेशन करा पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास केसेज हैं, कुछ नोट्स में पॉइंट हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं। तो लास्ट में जो रिजल्ट है उसको मैं मेंशन कराना चाहूंगा, तो उसी के नोट्स का पार्ट ही है, नोट्स में आप मेंशन कर देना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम per mole of organic compound is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट होगा। तो अगर 1 मोल, अगर आपने लिया 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ, तो ऑब्वियसली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर मान लो कि 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसमें क्या हुआ कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, यानी कि 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये आपको इससे आइडिया आएगा। तो यही रिजल्ट है ना हमारा, यही रिजल्ट का तो यूज करके हम लोग बता पा रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर 1 मोल लिया आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का और 3 मोल कंज्यूम हो गया हाइड्रोजन का, तो बोलोगे कि 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं लैब के अंदर हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ है। अच्छा, ये तो रहा पार्ट हमारा डिस्कशन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे। एक और पार्ट है, इसका रिजल्ट ही आप मेंशन कर सकते हो क्या, कि द कार्बन स्केलेटन does not change in catalytic hydrogenation। जो कार्बन स्केलेटन है ना, वो चेंज नहीं होगा इन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जैसे मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि कार्बन चार कार्बन का ये कार्बन स्केलेटन है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजनेशन आपने किया, क्या हुआ कि ये यहां से पाई बॉन्ड हट गया, दैट्स ऑल, यही हुआ ना। लेकिन अभी भी कार्बन के 4 बॉन्ड पे अभी भी उस तरीके से, तो कार्बन स्केलेटन में कोई चेंज नहीं होगा जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। तो पॉइंट याद रहेंगे, पॉइंट मैंने जो भी मेंशन किया इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है उसको आप किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे नहीं स्टॉप कर सकते हो। यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इन दैट केस आप जो है उसको फाइनली जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दोगे, डबल बॉन्ड पे नहीं आएगा। यानी कि पाई बॉन्ड बचना नहीं चाहिए। हाइड्रोजनेशन जब कराओगे तो सभी पाई बॉन्ड को हाइड्रोजन खा जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। लेकिन अब केस क्या है, तो वो पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोला गया कि जो बेंजीन के कंपाउंड है ना, बेंजीन के कंपाउंड्स होंगे, तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो लो टेम्परेचर पे अफेक्ट नहीं होगा। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो लो टेम्परेचर पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे अफेक्ट नहीं होगा, बट हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोला गया, हाई टेम्परेचर मींस 100 या 150 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो ये रिएक्शन में जाएगा।
थर्ड सिग्निफिकेंट पार्ट है जो कि हमारा रिजल्ट है कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम किए गए पर मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको दे देगा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है। अब वो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके लिए आपको फिर से जो है अगले लेक्चर में ओजोनोलिसिस का पार्ट देखना पड़ेगा। ओजोनोलिसिस में हम लोग डिस्कशन में रखते हैं कि हाँ कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट, किस टाइप के पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। यहां से एटलीस्ट हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि बोला गया कि रिंग और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो सकता है ड्यू की बेसिस पे। और फर्दर जब आपने ड्यू कैलकुलेट कर लिया, हाइड्रोजनेशन कराया, तो इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि हाँ रिंग प्रेजेंट होगा या पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ये आपको इस रिजल्ट से आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कुछ हम लोग रिएक्शंस लिख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका अदर पार्ट है दैट विल बी ओजोनोलिसिस एंड द मोनोहैलोजनेशन, वो डिस्कशन में रखेंगे। ठीक है, तो एक कुछ रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं साथ में। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एस, इसको आपने हाइड्रोजनेशन कराया, अगर कुछ मेंशन नहीं है ना तो आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए जाओगे। ठीक है, यहां बाद में देखेंगे कि क्या कोई स्पेसिफिक रिएजेंट है जो इसको डबल बॉन्ड पे ही रोक दे, वो भी आते हैं हम लोग, उस रिएक्शन पे भी आएंगे। बट अभी तो हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में नहीं मींस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको नाम दे दी गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अदरवाइज हाइड्रोजनेशन कराओगे तो मंथ के टाइम लग जाएगा, 1 मंथ से कम नहीं लगेगा इसको अगर हाइड्रोजनेशन कराना चाह रहे हो विथ H2, बिकॉज ये थोड़ा कैटलिस्ट का काम करेगा और रिएक्शन के जो रेट है उसको जो है इंक्रीज कर देगा। कैटलिस्ट का वही काम होगा, हम लोग भी कुछ वैसे कैटलिस्ट का ही वर्क कर रहे हैं। रिएक्शन आपको करना है, आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, आपका I10 बनना है, बट वी आर जस्ट एज ए कैटलिस्ट सच दैट कि आपको थोड़ा जो आप एफर्ट लगा रहे हो उस एफर्ट को थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस कर सके। तो जो भी दक्षिणा बोल दो या जो भी फैकल्टी मेंबर हैं, जो भी टीम है, वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है कि आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, I10 बना सके। अदरवाइज प्रोडक्ट तो आप ही को कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में तो आप ही को कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि बेंजीन रिंग जैसे हीट आदमी है तो फिर तो उसके लिए जो है थोड़ा सा जो है हम लोग को देखना पड़ेगा, राइट। ये उसको लो टेम्परेचर पे तो काम नहीं हो रहा है तो फिर कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक्सटर्नल इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे मान लो ये केस हुआ, आपने लिया निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया और H2 निकेल प्लेटिनम पैलेडियम आपने लिया 100 to 150 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया। दोनों में प्रोडक्ट देखो क्या बन के आ रहा है, ठीक है, दोनों के केस में प्रोडक्ट देखो। इस केस में बना सकते हो रिएक्शन विल नॉट स्टॉप एनी इंटरमीडिएट स्टेप। ये बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, ये बन गया आपका CH2 CH। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बन के आता है एल्कीन, उसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए बना होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बना नहीं होगा, बना होगा बट आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए वो बना होगा तुरंत, क्योंकि फर्दर रिएक्शन में चला जाएगा। एल्कीन की रिएक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होती है एल्काइन से, ये डिस्कशन का पार्ट बनेगा जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के डिस्कशन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। तो जो मैंने क्या बोला कि बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है ना, ये थोड़ा बदमाश है। बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड थोड़ा बदमाश है क्योंकि इसको थोड़ा सा मिल गया हवा पानी, बाहर का हवा पानी मिल गया, ये स्टेबलाइज किया गया है। तो पाई बॉन्ड स्टेबलाइज बाई, जो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड है ना, वो स्टेबलाइज बाई एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी लिख सकते हो, बाद में डिस्कशन का पार्ट बनेगा। तो थोड़ा सा जो है इसको पैसे मिल गए, बदमाश बन गया, ये एरोमेटिक कैरेक्टर मिल गया, इस थोड़ा सा बदमाश हो गया। तो अगर आप हाइड्रोजनेशन कराओगे रूम टेम्परेचर पे, ये इतना बदमाश हो गया कि इस पे हाइड्रोजनेशन नहीं अकर होने वाला है। तो होगा क्या, तो इन दैट केस ये कुछ ऐसे बना लेगा आपका, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन इस पे भी अगर डंडा लगाया जाए, ये भी जो है बदमाशी अपनी छोड़ देगा। और इन दैट केस क्या करेगा कि अगर रूम जो टेम्परेचर है इसको बस बढ़ाने की जरूरत है, जैसे हम लोग करते हैं, राइट। थोड़ा सा हम लोग को जो है करना पड़ता है। अगर मान लो कि जो है नॉर्मली नहीं सुना वो बात स्टूडेंट, तो फिर हम लोग को भी जो है पैतरा आजमाना पड़ता है। यही पैतरा यहाँ पे आजमाना पड़ा। चलो तुम रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहे हो, हाई टेम्परेचर पे तो जाओगे रिएक्शन में, कब तक बच के रहोगे। तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है ये भी हाइड्रोजनेशन में चला जाता है, ठीक है। ये जो बेंजीन रिंग है इसकी भी यहाँ पे खैर नहीं है, ये भी हाइड्रोजनेशन में चला जाएगा। बस कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि इसको फिर टेम्परेचर देना पड़ेगा। थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बदमाश लड़का है, इसके लिए थोड़ा सा अलग पैतरा आजमाना पड़ेगा, तब जाके हाइड्रोजनेशन होगा। थोड़ा और कैसे देखते हैं, जैसे ये ले लो, आपने हाइड्रोजनेशन कराया, ये भी क्या हाइड्रोजनेशन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, प्लेटिनम पैलेडियम।
बस बेंजीन रिंग से थोड़ा सा सतर्क रहना। रूम टेम्परेचर वाला केस जो है क्या होगा इन दैट केस, इसमें चला गया। तो मान लो ये स्ट्रक्चर रहा होगा, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाया होगा आपने कई सारे, उसमें से अगर पता करना ये हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, तो अब इसलिए क्या करोगे, जब हाइड्रोजनेशन कराओगे तो होगा कि 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 2 ड्यू कैलकुलेट किया आपने गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अब एक ही हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही कंज्यूम हुआ, तो क्या बोलोगे एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो दूसरा कहाँ गया ड्यू, तो रिंग में यूज किया क्या होगा, दैट्स ऑल। ये इतना जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने। अच्छा एक दो और केसेस देख लो, ये देख लो, ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक बहुत लोग इसको एरोमेटिक कंसीडर करते हैं, एरोमेटिक नहीं है, या सिंपल सा डबल बॉन्ड ही है। क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे भी जाके ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मैं इसको जो है दिखाई देता हूँ आपके सामने, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा, पहले से हाइड्रोजन 2 हैं ऐसा नहीं, और जो है 2 और जाके यहाँ पे जुड़ गए लाइक दिस। यहाँ पे भी ये 2 हाइड्रोजन जाके जुड़ गए। कैसे रिएक्शन होगा, कैसे मैकेनिज्म होगा, कैसे इसमें आइसोमरेज वगैरह होगा, ये सभी डिस्कशन का पार्ट हम लोग लेटर ऑन रखेंगे, उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। एक और केस आप कंसीडर करना, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजनेशन में अगर आप करते हो सेम रिएजेंट के साथ में, सेम कैटलिस्ट के साथ में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलाउंग हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा लाइक दिस, CH इवन क्या आप मल्टीपल पाई बॉन्ड ले लिए, डाइंस ले लिए, डाइंस ले लिए, तभी वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में चला जाएगा। सभी पाई बॉन्ड को उड़ा देगा हाइड्रोजन यहाँ से, जितने भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे मैंने डाइंस लिया, तो जब आप हाइड्रोजनेशन कराओगे ना, इधर निकल प्लेटिनम या प्लेडियम, इस पाई बॉन्ड को सभी को यहाँ पे जाके हटा देगा। यानी कि यहाँ पे जाके हटाने का मतलब ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा लाइक दिस। ऐसा कुछ केस होगा। अगर जो है आपने इनाइंस लिया हुआ, कुछ ऐसे ले लिया, इनाइंस मतलब बोलने का मीन्स ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है। और इसको आप हाइड्रोजनेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम नॉट पैलेडियम, तो डबल बॉन्ड भी इफेक्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी इफेक्ट होगा, दोनों साथ साथ जाएंगे और यही बना लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, ये फाइनल बन जाएगा, ठीक है। बना पा रहे हो हाइड्रोजनेशन वाला प्रोडक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करना इस पे, हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करके वहां पे ले जाके हाइड्रोजन जोड़ देना है, दैट्स ऑल। ये हम लोग का हाइड्रोजनेशन है। बस शर्त है कि हाइड्रोजन के साथ साथ में हम लोग को निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। इसका रोल क्या होगा, कैसे रिएक्शन में प्रोसीड कराएगा, ये अगर डिस्कशन का पार्ट हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म में बनेगा। जब हम लोग 1 by 1 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कवर करते रहेंगे ना, तो वहाँ पे इस चीज़ों को डिटेल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट हम लोग को क्या आइडिया लगाना है कि हाँ ये जो हेल्प है वो कर पा रहा है कि नहीं। हम लोग को स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन हमारा चैप्टर है, स्केलेटन डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, तो वो आइडिया हम लोग इसके थ्रू हम लोग लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट मेजरली हम लोग डिस्कस किए इस लेक्चर में। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो ऑलरेडी उस चीज से आप वाकिफ हो। दूसरा जो है हम लोग का डिस्कशन गया हाइड्रोजनेशन पे, जो कि एक थोड़ा आपको न्यू रिएक्शन लगा होगा, पाई बॉन्ड के अलोंग हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स ऑल, अलोंग द पाई बॉन्ड, इसके अलोंग एडिशन हो जा रहा है। तो ये हमारा डिस्कशन का पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्केलेटन डिटर्मिनेशन को आगे बढ़ाएंगे और वहां पे हम लोग लर्न करेंगे मोनोक्लोरिनेशन और उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे वो पता कर पा रहे हैं स्केलेटल डिटर्मिनेशन में, कैसे हेल्प कर रहा है। एंड देन वी विल मूव फॉर द ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट आप करना, इस पे बेस्ड जो असाइनमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।